हेलो फ्रेंड्स, एसके डीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब को। और मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं पूरी आशा नहीं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वर्ब अर्थात क्रिया के इस गेम को यदि आप समझ जाते हैं तो आप इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और मित्रों, उससे पहले कि दो सवाल मैंने आपके लिए दो सेंटेंस आपके लिए मैंने लिख रखा है। और इस सेंटेंस का ऑलरेडी यहाँ पर मैंने निगेटिव भी बना रखा है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका निगेटिव ही हैज अ कार का निगेटिव ही डज नॉट हैव अ कार सही है या फिर ही हैज नॉट अ कार सही है। उसी तरह से इसका टेंस भी बताना है आपको कि इसका टेंस क्या है, यह कौन सा टेंस है। मित्रों, हम पढ़ते हैं कि टेंस 12 होता है, मुख्य रूप से 3 और 1 का 4, तो इस हिसाब से 12 हो जाता है। तो उसमें से ये किस टेंस में आएगा, उसी तरह से आपको बताना है कि ही हैड अ कार, इसका नेगेटिव यहाँ पे देखिए ही डिड नॉट हैव अ कार सही है। यहाँ पे ए छूट गया है मित्र, यहाँ पे आर्टिकल ए लगा लीजिएगा। और उसी तरह से या फिर ही हैड नॉट अ कार सही है। और फिर से इसका टेंस भी बताइएगा कि इसका टेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं मित्रों कि आपका जवाब होगा या 50% स्टूडेंट का जवाब होगा कि सर ही हैज अ कार का निगेटिव ही हैज नॉट अ कार होगा। और उसी तरह से ही हैड कार का निगेटिव ही हैड नॉट अ कार होगा। और जब इसका टेंस पूछा जाएगा तो मोस्ट ऑफ बच्चे कहते हैं कि सर ये कोई टेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ये जनरली हैज हैव का यूज है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि यूज ऑफ हैज हैव हैड, समझ रहे हैं ना, यूज ऑफ हैज हैव हैड ऐसे पढ़ते हैं ना। तो बच्चे कहते हैं कि सर ये हैज हैव का यूज है, ये कोई टेंस में नहीं आएगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह जानकारी यदि आपने जहां से भी लिया हो, 50% स्टूडेंट यही जानते हैं। तो मैं उन स्टूडेंटों से बताना चाहता हूं कि यह 100% गलत है कि यहाँ पर ये वाला नहीं, ये एग्जाम्पल 100% गलत है, ये वाला क्या है सही है। उसी तरह से ये 100% गलत है और ये वाला क्या है सही है। जब इसका टेंस की बात आती है तो मैं आपको बताता हूं कि इस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इस टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इस वीडियो लेक्चर में ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलने वाली है, अतः इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए देखते हैं कि रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये एक्चुअली में क्या है। तो मित्रों, हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, मित्रों हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वर्ब की कुछ बेसिक जानकारी आपको दिया। यदि उस वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करके उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। और ये उसके क्रम में ये दूसरा वीडियो है। और तो मित्रों, उसमें हमने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब जो है ये 24 होता है ना। और वो 24 क्या होता है वह बात भी मैंने उस वीडियो में बताया था, तो वहां से जाकर के उसको जरूर देखें। इज एम आर वाज वर सेल विल डू डज डिड हैव हैज हैड ऐसे करके आपका 24 हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था। तो उन 24 हेल्पिंग वर्ब में से कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपना रोल अदा करती हैं। तो रोल अदा करने का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा रोल अदा करती हैं। मतलब वह हेल्पिंग वर्ब तो है ही, लेकिन वह बहुत सेंटेंस में मेन वर्ब भी बन जाता है। तो ये कैसे होता है, इसी बात को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब 24 होता है वो क्या 24 के 24 मेन वर्ब बन जाती हैं या फिर उसमें कितना बनती हैं, यही सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब टू बी। मित्रों, ये बी अपने आप में एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर समझ रहे हैं ना कुछ वर्ब रखी गई हैं, जहां पर V1 में एम और आर को रखा गया है और V2 में आपका वाज वर्ब होता है और V3 में देखिए इस फोल्डर में, जैसे मान लीजिए जहां पर इस फोल्डर के अंतर्गत जो चीजें हैं वो तो आएंगी, जहां पर यदि नहीं है ये स्वयं आएगा। तो इस तरीके से इसका V3 हो जाता है बीन और यहाँ पर V4 हो जाएगा आपका बेइंग और V5 हो जाएगा आपका इज। समझ रहे हैं ना, इज V5 है मित्र। मैंने कहा है कि ये इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसका नाम V5 है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्ब टू डू, इसका मतलब होता है करना। तो यहाँ पे देखिए इसका V1 होता है डू, V2 होता है डिड, V3 होता है डन और V4 होता है डूइंग और V5 होता है डज। समझ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए वर्ब टू हैव का लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है रखना। तो यहाँ पे देखिए ये है V1 है, ऐड V2 है और V3 भी हैड ही होगा और हैविंग इसका V3 है और हैज इसका V5 है। यहाँ पे देखिए वर्ब टू नीड, तो यहाँ पे लिख रहा है जरूरत होना, आवश्यकता होना। यहाँ पे इसका नीड V1 है, नीडेड V2 है, नीडेड आपका V3 भी होगा
और इसी तरह से नीडिंग इसका V4 है और नीड्स इसका V5 है। ऐसे ही आप देख सकते हैं वर्ब टू डेयर को, डेयर में होता है साहस करना, यहाँ पे देखिए डेयर V1 है, डेयर्ड V2 है, इसका V3 भी यही होगा, डेयरिंग इसका V4 हो जाएगा और डेयर्स इसका V5 हो जाएगा। अगला है वर्ब टू विल्स, इसका मतलब होता है यहाँ पे देखिए इच्छा होना, ये V1 है, ये V2 है और V3 भी यही होगा। V3 में आप V4 में ing लगा दीजिए और V5 आपका विल्स होगा। मित्रों अब इसके आगे हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें समझना है, केवल इतना ही बताना होता। अब तो फिर क्या है, ये तो आप कहीं से देख लेते या हो सकता है ये बातें पहले से आप जानते हैं। अब ये देखना है कि इन वर्बों का सेंटेंस के अंदर रोल क्या है, समझ रहे हैं ना। तो इस रोल को हमें समझना जरूरी है और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसी को यहाँ पर समझना है कि ही हैज अकार का निगेटिव ही हैज नॉट अकार क्यों नहीं होगा। तो मित्रों उससे पहले हम आपको बता दूं कि आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम आपसे पूछेंगे कि सर इसका रिकॉग्निशन क्या होता है, तो आप कहते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ता है, ती है, ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एक अंग्रेज से, है ना, जिनकी अंग्रेजी है, एक अंग्रेज से यदि यह बात पूछा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो क्या वो यही कहेगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है? नहीं ना, क्योंकि वो तो हिंदी नहीं जानता है, समझ रहे हैं ना। तो उनका पहचान क्या है? तो मित्रों उनका पहचान है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। मतलब यदि कहीं पर भी किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड ये स्ट्रक्चर दिख जाए तो आंख बंद करके उसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिएगा। अब इस आधार पे पहले मैं आपको सिद्ध कर देता हूं कि जो मैंने दो सेंटेंस लिखा था उसको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट एक को पास्ट इंडेफिनिट क्यों बोला था। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि ही हैज अ कार, इस टेंस का नाम है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा था ना, तो इस टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है, तो हम देखते हैं कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है कि जिसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड देखने को मिल जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो आप बताइए सब्जेक्ट हो गया और देखिए इसमें ये V5 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैज, समझ रहे हैं ना। तो हैज क्या हो गया? V5 हो गया और इसी तरह से यह कार क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। आप बताइए यहाँ पे लॉजिकली इस बात को समझ गए, रटना नहीं है कि यह आपका क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसी तरह से मैंने लिखा था ही हैड अ कार और मैंने आपसे पूछा था ये कौन सा टेंस है, तो मित्रों यहाँ पर इस टेंस का नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हम पढ़े हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, समझ रहे हैं ना। वो अलग बात है कि जब आप इसका निगेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट क्या होता है? डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 कैसे? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेड, समझ रहे हैं ना, हेड V2 और V3 भी हेड होता है। तो आप कहेंगे कैसे पता चलेगा सर कि यहाँ V2 भी हेड है, V3 भी हेड है, तो कैसे पता चलेगा V2 ही है? तो मित्रों यही सब इंटरेस्टिंग जानकारी तो इसमें दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि इसका नाम होगा V2। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 यहाँ पर प्लस ये अदर वर्ड, तो बताइए इसका नाम पास्ट इंडेफिनिट हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको यह भी बता देते हैं कि इसका निगेटिव जो मैंने आपसे पूछा था कि ही हैड अ कार का निगेटिव क्या होगा, तो आपने बोला था ही हैड नॉट अ कार, मतलब 50% बच्चे यही बताते हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि यह गलत है, 100% गलत है। और कैसे गलत है इसको समझ लेना है, आप स्वयं कहेंगे कि हाँ सर ये सही है। देखिए कैसे, आप बताइए एक सेंटेंस कोट में मैंने लिखा कि राम गोज टू मार्केट, समझ रहे हैं ना, राम गोज टू मार्केट। मैं पूछता हूं ये कौन सा टेंस है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, गोज आपका V5 है और बाकी ये टू मार्केट अदर वर्ड है। तो सर यहाँ पर मिल गया सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 ये तो प्लस अदर वर्ड, तो इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि राम इसका निगेटिव क्या होगा, इस सेंटेंस का निगेटिव क्या होगा। तो मित्रों आपने निगेटिव के लिए फार्मूला पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। उस हिसाब से जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होता है कि राम डज नॉट गो, समझ रहे हैं ना, ये V5 चला आएगा V1 में, तो आपका गो और बाकी टू स्कूल ऐसे होगा। अब यहीं से बदलना नहीं अपने स्टेटमेंट को, और नहीं ये कहना है कि मेरी बात मान लीजिए उसकी मत मानिए, इनकी मत मानिए। यहाँ पर किसी का मानना नहीं है, समझना है, समझ रहे हैं ना, लॉजिक के साथ समझ लेना है। देखिए
अब यहीं पर जब मैंने आपसे पूछा कि ही हैज अ कार का निगेटिव क्या होगा, तो आप बताइए सब्जेक्ट प्लस ये एस देखिए यहाँ पे हैज V5 में था ना, तो ये V5 है, समझ रहे हैं ना। तो जब इसका आप निगेटिव बनाएंगे तो फार्मूला तो यही होगा ना कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, है कि नहीं। और ये क्या होगा, डज नॉट, अब प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो इसी फार्मूले से तो इसको बनाएंगे ना। तो ये हो जाएगा ही, और बताइए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज नॉट होगा, तो ये हो गया डज नॉट। और ये जो V5 है, बताइए ये V5 जो है ये V1 में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरीके से V1 में कन्वर्ट हुआ तो वो हो गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था हैज, तो इसका V1 क्या होगा मित्र, तो देखिए यहाँ इसका V1 में क्या लिखा हुआ है, हैव, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैव, और बाकी यह कार। आई होप ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और आज के बाद आप ये कभी नहीं कहेंगे कि ही हैज अ कार का निगेटिव ही हैज नॉट अ कार होगा। आपको बोलना है कि ही डज नॉट हैव अ कार होगा। और जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं उसको यहाँ से समझाइए और इसका टेंस पूछिए, उसे जरूर समझ में आ जाएगा। मैं पूरी विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ। और इस तरह से मैंने कहा कि कई इंटरेस्टिंग और भी पॉइंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर कुछ लोग आपसे कुछ सवाल खड़ा कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पर कोई पूछे कि ही हैज अ गुड बॉय, सॉरी ही इज अ गुड बॉय, और कोई कहता है कि ये कौन सा टेंस है। तो मित्रों इसका भी नाम जो कि सुन के थोड़ा आपको सरप्राइज लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ, देखिए कौन क्या कहता है अभी कुछ पल के लिए भूल जाना है, बस इस चार्ट को देख करके आंसर बताना है जो मैं आपसे बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है मित्र, तो यहाँ पे देखेंगे इज V5 है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया V5। अब बाकी ये सब क्या हो गया अदर वर्ड। तो आप बताइए कि इस स्ट्रक्चर पे आ गया कि नहीं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 है V5 प्लस अदर वर्ड, तो फिर इसका नाम भी क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यहाँ पे लोग क्या आपको पूछ करके किस तरह का क्वेश्चन फंसाएंगे, वो कहेंगे कि चलिए ठीक है, तो ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है तो निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस, अभी ना आपसे बताए हैं कि डू नॉट या फिर डज नॉट होता है ना, डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो कहेंगे लोग इसका निगेटिव बनाइए, तो आप इसका निगेटिव देखेंगे कि ही इज अ गुड बॉय का निगेटिव होता है ही इज नॉट अ गुड बॉय, समझ रहे हैं, ही इज नॉट अ गुड बॉय। लेकिन यहाँ पर लोग आपसे कहेंगे कि यहाँ पे तो आपने डू डज नहीं लगाया है ना, डू नॉट डज नॉट इस फार्मूले का निगेटिव भी होता है ना, तो इस फार्मूले से तो आपने इसको नहीं बनाया है कि नहीं, अलग से हेल्पिंग और आपने नहीं दिया, डायरेक्ट इसमें नॉट लगा दिया, तो यहाँ पर ये सही कैसे हो गया। और यदि वो आपसे कहेंगे कि ही हैज अ कार वाला सेंटेंस में आप नॉट यहाँ पे लगा रहे थे तो ये गलत है, क्योंकि आप हैज को V5 बता रहे थे, तो उसी तरह से इज भी V5 है, तो यहाँ पे नॉट सही कैसे कर दिए, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इसका यदि आप निगेटिव इस फार्मूले से बनाते हैं कि ही डज नॉट, समझ रहे हैं, ही डज नॉट, और बाकी क्या हो जाएगा देखिए। अब यहाँ पे इज क्या था आपका V5 था, तो इसका V1 क्या होगा मित्र, तो M और R लिखा हुआ है, तो M और R, M लगता है आई के साथ, R लगता है बहुवचनकर्ता के साथ, तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए यदि यार ऐसा कुछ लिख देते हैं और बाकी आपका लिख देते हैं और गुड बॉय आगे बढ़ के, तो ये सेंटेंस गलत होगा, समझ रहे हैं। तो ये लोग आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसी बात को बताना है कि वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब है कि नहीं, वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब की श्रेणी में आता है, और इसीलिए इसके साथ डायरेक्ट नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। यह केवल इसी के साथ होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, इस बात को अभी मैंने हैज हैव या हैड की एग्जांपल लेकर के आपको बताया। जैसे हैज से सेंटेंस बनाया था, उसी तरीके से देखिए हैड से भी सेंटेंस बनाया था। जब इसका निगेटिव किया तो इसमें आपको उस फार्मूले को यूज किया गया, उसमें हेल्पिंग और जो जिस हिसाब से था उसको मैंने प्रयोग किया। सीधा सा जवाब है कि इज एम आर वाज वर्ड से यदि कोई सेंटेंस आपके सामने है उसका निगेटिव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वाज से एक सेंटेंस लिखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा कि ही वाज अ डॉक्टर, अब कोई कह रहा है इसका निगेटिव क्या होगा, पहले इसका टेंस समझ लीजिए। तो टेंस क्या है, सब्जेक्ट आइए वाज क्या है, देखिए वाज वर्ड क्या है V2, तो सब्जेक्ट प्लस V2 अब प्लस ये क्या है अदर वर्ड, समझ रहे हैं ना। तो इसका नाम हो गया पास्ट इंडेफिनिट
टेंस। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव पे स्ट्रक्चर हमने क्या बताया अभी कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, हम आपने पढ़ा भी होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हाँ V1 प्लस अदर वर्ड। तो आप बताएं इसका निगेटिव जब हम बनाएंगे तो इस फार्मूले का जब निगेटिव ये है तो फिर इसी आधार पे इसको बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे कि ही और सर लगेगा डिड नॉट और उसके बाद से ये वहां जब आपका V2 है तो ये V1 में बदल जाएगा। तो ये देखिए वहां अगर V1 में जाएगा तो फिर में R लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए M लगता है I के साथ, R लगता है आपका पीरियड के साथ, तो लगेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती यदि R M ऐसा कुछ लगा करके बनाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मतलब इसका सही निगेटिव क्या होगा कि इसके साथ आप डायरेक्ट नॉट लगा सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा यहाँ पर इसलिए हो रहा है कि वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब की श्रेणी में आता है और इसके साथ आप डायरेक्ट नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यह बात आपको समझ में आ गया होगा। और किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे मित्र, लेकिन केवल इनके साथ ऐसा कर सकते हैं वर्ब टू बी वाले कॉलम में। अब देखिए, अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ओरली बात बताएंगे जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन पहले उस बात को समझते हैं। मित्रों यहाँ पे लिखा है V1, V2, V3, V4 और V5। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये समझने हो सकता है कि कुछ ऑडियंस जानते भी होंगे कि V4 की पहचान क्या होती है। तो V4 की पहचान होती है ING, समझ रहे हैं ना। किसी का भी V4 बनाना है उसमें ING ऐड कर दीजिए, या जिसमें ING लगा है उसको आप क्या कह सकते हैं, V4 कह सकते हैं। उसी तरह से V5 की पहचान क्या होती है, तो जिसमें यस या ईएस, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी था, जिसमें यस या ईएस लगा हो उसका नाम क्या होता है, V5। तो देखिए आप जितने भी V5 हैं, एस एस ईएस देख रहे हैं, एस हो गया, यहाँ पर देखिए एस हो गया, सब में एस लगा हुआ है इसलिए V5 है, और यहाँ देखिए सब में ING लगा हुआ है इसलिए इसका नाम V4 है। तो ये तो हो गया। और कोई आपसे कहता है V2 और V3 की पहचान, तो सर V2 और V3 की कोई स्पेशल पहचान नहीं होती है। उसमें ये समझिए कि इसको मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटा गया है। इस बात को भी मैंने पहले के वीडियो में पढ़ाया है। एक को कहा गया है रेगुलर वर्ब, एक को कहा गया है इरेगुलर वर्ब। वहां पे रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब को कहा गया है जिनका V2 और V3 ईडी, डी या फिर IED लगा के बनाया जाता है, और इरेगुलर ऐसे वर्ब को बोला गया है जिसका V2 और V3 इनके अलावा किसी दूसरे तरह से बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा प्ले, तो यहाँ पे इसका V2 जो हम बनाएंगे तो V2 होता है प्लेड, समझ रहे हैं ना, और इसका V3 भी यही होता है। इसमें देखिए ईडी लगा करके V2 V3 बनाया गया ना, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। लेकिन यही तो मैंने कहा गो, अब इसका V2 क्या बनेगा, वेंट, समझ रहे हैं ना। इसका V2 होगा वेंट और अगला V3 होगा गॉन। इसमें ईडी नहीं लगा तो फिर इसका नाम होगा इरेगुलर वर्ब, समझ रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, इरेगुलर वर्ब। तो इस तरीके से तो यहाँ पर V2 और V3 की कोई मुख्य रूप से पहचान नहीं होती है। बस इतना जान लीजिए कि 70% जो होता है वह रेगुलर वर्ब होती हैं और 30% लगभग इरेगुलर वर्ब होती हैं। और रेगुलर वर्ब की पहचान यही है कि जिसमें ईडी, डी या आईडी लगा हो उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं, 100% कहते हैं, ठीक है। लेकिन इरेगुलर वर्ब में दिक्कतें आती हैं। तो ये जान लें कि जिसमें ईडी लगा होगा उसको रेगुलर कहेंगे, या रेगुलर आपका जैसे मान लीजिए ये प्ले का प्लेट बना है तो ये इसका V2 है और यही इसका V3 भी है। तो जिसमें डी ईडी, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जिसमें ईडी, डी या IED लगा होगा वह या तो उसको V2 कह सकते हैं या V3 कह सकते हैं। और यह बात भी अभी आपको पता चल जाएगा कि कब उसको V2 कहना है, कब उसको V3 कहना है, समझ रहे हैं। लेकिन इरेगुलर जो होती है 30% उसको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। और जो आपका V1 है वो वही है जो पहला वाला है, तो उसमें क्या ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगा और वही बात आपको समझना है। देखिए वह क्या है कि ये ऐसी जानकारी है कि यदि इस बात को आप समझते हैं तो इंग्लिश में यदि आप बिल्कुल टेंस नहीं पढ़े हैं ना, फिर भी आप ये बता सकते हैं कि कोई सेंटेंस यदि लिख के आपको दे, पूछे कि ये राइट है कि रॉन्ग है, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये राइट है कि रॉन्ग है। कैसे बता सकते हैं, चलिए इस बात को देखते हैं। तो मित्रों 2-3 पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए V1 जो होता है वो ऑलवेज प्लूरल होता है, इस बात को याद रखिएगा। V1 ऑलवेज प्लूरल होता है। यहाँ इस बात को अभी अगले स्लाइड में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए आप चिंता नहीं करिएगा। यहाँ पे देखिए V1 ऑलवेज क्या होता है मित्र, प्लूरल होता है। और V2, V3, V4 ये ध्यान रखिएगा, ये नो सिंगुलर नो प्लूरल होते हैं, नो सिंगुलर नो प्लूरल होते हैं। और जब आपसे कोई पूछता है V5 तो आप कहिएगा कि सर ये ऑलवेज सिंगुलर होता है।
ये जानना क्यों जरूरी है मित्र? ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब भी आपसे यहाँ पूछेंगे कि चलिए यहाँ पे मैंने एक वर्ब लिखा डेयर्स, हिंदी पे नहीं जाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदी अभी बिल्कुल नहीं निकालना है। मैंने लिखा डेयर्स, अब मैं पूछ रहा हूं इससे पहले का सब्जेक्ट बताइए, तो इससे पहले का सब्जेक्ट 100% कोई सिंगुलर ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही हो सकता है, सी हो सकता है, आराम से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दे नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? नहीं, हिंदी क्या होगा, नहीं होगा, उसको चक्कर में नहीं। दे नहीं हो सकता, यू नहीं हो सकता, वी नहीं हो सकता, ये सब गलत हो जाएगा। तो यहां से ये जानकारी काम कहां पे आएगी, तो सेंटेंस का एरर पकड़ने में या सेंटेंस में गलती ना हो, ये चीज आपको पता चल जाएगी। अब उसी तरह से देखिए, मैंने क्या बोला कि ये जो V1 होता है वह ऑलवेज प्लूरल होता है। मित्र, हमें नहीं पता कि दे गो, ध्यान दीजिए, हमें नहीं पता कि दे गो टू एग्जाइल का हिंदी क्या होगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है। कैसे? तो देखिए, गो क्या है मित्र? V1 है, हम सभी जानते हैं गो क्या है, V1 है। और यह भी जानते हैं कि V1 हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट को लेता है और V1 हमेशा प्लूरल होता है। समझ रहे हैं ना? तो V1 जब ऑलवेज प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट भी तो प्लूरल ही देगा ना, क्योंकि इंग्लिश में एक रूल क्या कहता है कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, समझ रहे हैं ना, तो आने वाला वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी कैसा आएगा, आपका प्लूरल। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट आपका सॉरी वर्ब आपका V1 क्या होता है, प्लूरल, तो इसलिए सब्जेक्ट भी क्या आएगा, प्लूरल। यदि गलती से भी कोई यहाँ पर ऐसे बोल देता है कि दे गोज और आगे लिख देता है टू एग्जाइल, कुछ भी लिख देता है ऐसा, तो यह सेंटेंस 100% गलत है। कैसे गलत है कि यहाँ पर दे आपका हो गया प्लूरल और ये गोज हम जानते हैं कि यस लगाया तो इसका नाम V5 हो जाएगा, तो फिर ये इसलिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ये सिंगुलर, तो ये प्लूरल, ये सिंगुलर, तो सेंटेंस सही हो ही नहीं सकता। तो आई होप ये जो पहली बात आपको बताया कि कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, और इसके बारे में मैंने क्या बोला कि ये नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने लिखा वेंट, तो आप सभी जानते हैं कि गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो अब मैं पूछता हूं इससे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, तो मित्रों यहाँ पे ही भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, राम भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई मामला नहीं है। यही बात V3 और V4 के साथ भी कह सकते हैं। और चलिए आगे एक जानकारी और क्या है इसके बारे में देखिए। अगली जानकारी ये है कि V3 और V4, ध्यान रखिएगा, V3 और V4 ये ऐसी वर्ब हैं जो कहीं किसी वाक्य में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कितना होता है, आप नहीं जानते हैं तो इसके पिछले वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें। तो हेल्पिंग वर्ब जो 24 होती हैं, इज, एम, आर, वाज और सेल, विल, डू, डज, डिड, समझ रहे हैं ना? तो ये सब तो कह रहा है कि V3 और V4 एक ऐसी वर्ब है जो किसी भी वाक्य में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती हैं। समझ रहे हैं ना? बिना हेल्पिंग वर्ब कहने का क्या मतलब है कि मैंने बताया जो 24 होती है उसको जाके याद करिए, ठीक है ना? और इस बात को एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस बोला, ही गोइंग टू स्कूल, मुझे नहीं पता कि ये हिंदी क्या होगी, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये सेंटेंस गलत है कि सही है। तो कैसे पता चलेगा मित्र? यहाँ पे लिखा है गोइंग, अब गोइंग क्या है, V4 है, इसमें ING लगा है, अभी बताया है कि जिसमें ING हो क्या है, V4 है। और अभी हमने क्या रूल बताया है कि V3 और V4 ऐसी वर्ब होती हैं जो किसी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब इससे पहले नहीं लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब आप याद करिए रट करके कि 24 होता है, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि सेंटेंस राइट हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से सेंटेंस क्या है, गलत। तो बिना ग्रामर पढ़े, बिना टेंस पढ़े सेंटेंस को राइट और रॉन्ग आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, मैंने आपसे कहा भी था। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोलता है ही स्पोकन इंग्लिश, और आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस राइट हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मित्रों? क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया है आपका, ये V3 हो गया, तो आप बताइएगा कि V3 एक ऐसा वर्ब है जो बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस राइट हो ही नहीं सकता। तो आई होप यह बात भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब मित्रों एक जानकारी और, जो मैंने बोला था कि जिसमें भी ईडी
और या फिर डी या फिर आई ई डी लगा करके उसका V2 V3 बनाया जाता है या लगाया जाता है। देखिए आई ई डी, आराम से सुन लीजिए, कोई भी ऐसा वर्ब जिसमें ईडी या फिर डी या फिर आईडी लगा करके उसका V2 V3 बनाया जाता है, वहां पे दोनों फॉर्म सेम होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्ले का V2 बनाया ईडी लगा करके, तो समझ लीजिए एक बार ईडी लगा करके इसका V2 बन गया तो V3 भी यही सेम होगा। तो अब मैंने क्या बोला था कि एक सवाल यहाँ भी हो सकता है कि सर जब किसी वाक्य में आएगा तो कैसे पता चलेगा कि ये V2 है कि V3 है। इस तरह से आपसे कोई पूछता है कि बताइए प्लेड क्या है, V2 की V3, तो आप कहिएगा सर ये V2 भी है और V3 भी है। जब इसका प्रयोग सेंटेंस में आप करेंगे तो हम बता देंगे कि ये V2 है कि V3 है। और वो कैसे, तो मित्र देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा दे प्लेड और आपसे यहाँ कोई पूछ रहा है कि सर ये V2 है कि V3 है, अब वाक्य में आप प्रयोग कर दिए बताइए, तो आप कहिएगा कि ये प्लेड क्या है, यहाँ पर V3 100% हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि ये V3 होता तो अभी जस्ट बताए हैं कि V3 और V4 ऐसी वर्ब हैं जो बिना नौकर अर्थात बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है कि यह V3 नहीं है, यह क्या है, V2 है। तो इस तरीके से ये V2 है, इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये जितनी भी इंटरेस्टिंग जानकारी मैंने वर्ब के बारे में आपको दिया है, इसमें से यदि कुछ छूट गया है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखेंगे इसको अभी और देखेंगे कि ये जितनी जानकारी को क्या आप ऐसे भूल जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपसे शेयर किया है, उस जानकारी को आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं और वो क्या क्या मैंने बताया उसको एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं और अगले स्लाइड में उसको देख भी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड को। इसमें लिखा हुआ है मित्र कि वर्ब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मित्रों पिछले स्लाइड में जो मैंने रूल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब लिखा, जिसके बारे में मैंने ओरली समझाया, उसी बातों को यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि हमारे सभी ऑडियंस या लर्नर को यह समझने या फिर लिखने में भी आसानी हो सके, बाद में इस चीज़ को भूले नहीं। मित्रों देखिए उसमें कुछ जानकारी जो मैंने नहीं भी समझाया होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो छूट गया होगा तो वह सारी बातें यहाँ पे बता दी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला नोट क्या कह रहा है कि मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। मित्र इस बात को याद रखिएगा कि कहीं पर भी मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं आता है, मतलब कि ही कहीं लिखा हो कि ही गोज नॉट, समझ रहे हैं ना, ही गोज नॉट और बाकी कह रहे हैं टू स्कूल, यदि ऐसा कुछ लिखा है तो मुझे नहीं पता ये कौन सा टेंस है, मुझे नहीं पता ये क्या है, कैसे बना, लेकिन इतना पता है ये गलत है। क्यों और कैसे? क्योंकि पहला नॉट के जरिए मैं बता सकता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये गोज आपका क्या है, मेन वर्ब है, सॉरी ये मेन वर्ब है और V5 है, तो कोई भी वर्ब उसमें मतलब कोई भी फॉर्म उससे मतलब नहीं है, मतलब यदि मेन वर्ब है तो इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट को देखने से पहले हम लोग देखेंगे छठवां पॉइंट, ताकि इसमें इसको सबसे पहले लिखना चाहिए था लेकिन गलती से नीचे आ गया है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए छठा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में केवल एक वर्ब हो तो उसका नाम मेन वर्ब होता है। समझ रहे हैं, उसका नाम क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यदि कहीं लिखा है ही इज अ गुड बॉय और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ये इज मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग बचपन से रट्टा मार बैठे हैं इज एम आर वाज वर सब हेल्पिंग वर्ब होता है। नहीं मित्र, इस वाक्य के अंदर इसका नाम मेन वर्ब है, क्योंकि ये नॉट क्या कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में केवल एक ही वर्ब है तो उसका नाम मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पर इज में देखिए इस वाक्य के अंदर केवल एक ही वर्ब है, तो यहाँ पे इज क्या है, मेन वर्ब है, यही मालिक है। समझ रहे हैं? देखिए इसी वाक्य को कुछ ऐसे लिख देना कि ही इज गोइंग टू मार्केट, समझ देखिए ही इज गोइंग टू मार्केट। तो इस कंडीशन में ये जो इज है, इस इज का नाम है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मेन वर्ब आया हुआ है। आई होप यह नॉट समझ यह पॉइंट आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है, समझ रहे हैं। अर्थात जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं यदि किसी वाक्य के अंदर अकेले आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर उसका नाम क्या होगा, उसका नाम मेन वर्ब होगा। और यदि उसके साथ मेन वर्ब आ रहा है तो उसका नाम हेल्पिंग वर्ब भी होगा। समझ रहे हैं?
ये आपका नोट है। और हाँ, कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जो किसी वाक्य में अकेले हो सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो कि मालिक कहला सकती हैं, तो वह रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जितने वर्ब स्टार्ट में बताए गए थे, केवल वही वर्ब किसी वाक्य में अकेले आकर के मालिक बन सकती हैं। नहीं समझे तो समझिए, ऐसा आप नहीं कह सकते कि सर ही कैन और आगे कुछ नाउन वगैरह लिख दे कि ही कैन डॉक्टर और ऐसा कुछ, तो ऐसा लिखना संभव नहीं है, समझ रहे हैं। क्योंकि रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का जो चार्ट है उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी था। उसमें जितने हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखाया था केवल उतना ही अपना रोल अलग अलग तरह से, मतलब कि मेन वर्ब बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, उसके अलावा बाकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कभी मालिक नहीं बनती हैं। जैसे इसमें देखिए ये कभी मालिक नहीं बनेगा, सेंटेंस ही गलत है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर ही कैन डॉक्टर, अब बताइए सर यहाँ पे जो है कि कैन आपका मेन वर्ब हो जाएगा ना, नहीं, ये अकेले आ ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ही कैन बी अ डॉक्टर, वो अलग बात है, तो यहाँ पे कैन हेल्पिंग वर्ब भी होगा, बी मेन वर्ब हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सभी वर्ब अकेले किसी वाक्य में नहीं आती हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, केवल जो रूल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में लिखा गया था उतना ही आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं दूसरी नोट को, कहेंगे भीतरी तथा भीतपुर का प्रयोग किसी भी वाक्य में बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं किया जा सकता। अभी पिछले स्लाइड में मैंने क्या समझाया कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि ही गोइंग सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, तो आप हिंदी नहीं निकालना है, ये बिफोर है और बिफोर को भी हेल्पिंग बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सेंटेंस सही हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से मैंने कहा राम स्पोकन इंग्लिश, तो हिंदी क्या है कि वो अलग बात है, लेकिन यह सेंटेंस सही नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना। क्योंकि स्पोकन है भीतरी और भीतरी को बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है, इसलिए सेंटेंस गलत है। आइए देखते हैं तीसरा नोट। तो तीसरा नोट कह रहा है कि V1, V2 तथा V5 का प्रयोग, देखिए यहाँ पर केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब का हो सकता है। ध्यान रहे, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे मान लीजिए हमने कहा ही गोज टू स्कूल, अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, तो आप डायरेक्टली क्या चेक कर रहे थे, अभी पिछली स्लाइड में क्या होता है कि सर आपका V5 है और V5 होता है सिंगुलर, तो वर्ब मिलेगा, सब्जेक्ट भी होगा सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, सही है। चलिए इसके साथ साथ एक बात और भी चेक कर लीजिएगा कि मैंने क्या बताया कि यदि ये भीतरी होता या भीपुर होता तो फिर ये बिना हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आता, समझ रहे हैं ना। तो ये इनमें से नहीं है, तो ये V5 है तो ये बिना हेल्पिंग वर्ब का आ जाता है, लेकिन कह रहा है नॉट कि यह भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है, समझ रहे हैं। निगेटिव में या इसको भी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, मतलब आप इसको निगेटिव, अब तो ये सही है, ठीक है, लेकिन जैसे आप इसका निगेटिव करेंगे तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ही गोज नॉट टू, आगे कह रहे हैं स्कूल, गलत हो जाएगा। ये दो तरह से आप समझ लीजिए। पहला, जब ऊपर वाली नोट में सबसे पहले बताया कि मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं है, ये तो ऐसे गलत है, या फिर ऐसे गलत है कि V5 का प्रयोग भी निगेटिव सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही कह रहा है कि V1, V2 या V5 का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब का हो सकता है, इसका मतलब है कि निगेटिव में नहीं हो सकता है। तो देखिए निगेटिव में गलत है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट 4 क्या कह रहा है कि वर्ब टू बी, जो नहीं समझाया कि वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब है, अर्थात वर्ब टू बी वाले कॉलम में जो V1, V2, V5 है ना, उनका निगेटिव या इंट्रोगेटिव कुछ भी बनाइए वो बिना हेल्पिंग वर्ब का आ सकता है, समझ रहे हैं। कैसे कि जैसे मैंने कहा कि ही इज अ बॉय, तो यहाँ पर ये सेंटेंस का निगेटिव, ये चूंकि V5 है, पिछले स्लाइड में समझाया अच्छे से इसको, ये V5 है तो इसका निगेटिव होगा ही इज नॉट अ बॉय, समझ रहे हैं। अलग से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगेगा, वही बात कह रहा है कि वर्ब टू बी एक कमजोर वर्ब है, इसके साथ ऐसा होगा। इस बात को मैं फिर अच्छे से बता दूं कि आप यदि कह रहे हैं ही गोज, तो इसका निगेटिव ऐसा नहीं होगा कि ही गोज नॉट, ये ब्लंडर हो जाएगा। ही गोज टू स्कूल या पटना आप बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसका निगेटिव डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते कि ही गोज नॉट कह रहे हैं कि टू पटना, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यह भी V5 है, इसका निगेटिव आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आने वाला वर्ब है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये कमजोर वर्ब की श्रेणी में आता है, यही ये बात कह रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं V5 क्या कह रहा है कि दुनिया में V2 के अंतर्गत हमने क्या बताया, इस नॉट को समझने से पहले मेरी बात सुनिए। हमने कहा कि V1 ऑलवेज प्लूरल होता है, समझ रहे हैं, और V5 ऑलवेज सिंगुलर होता है।
और V2, V3 और V4 नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है। इसका मतलब ये है कि जब कहीं लिखा है गो और इससे पहले पूछा जाए सब्जेक्ट तो ऑलवेज प्लूरल होगा, और जब कहीं लिखा है गोज इससे पहले सब्जेक्ट पूछे तो ऑलवेज सिंगुलर होगा, समझ रहे हैं। लेकिन जब कहीं लिखा है वेंट और इससे पहले सब्जेक्ट चेक करना हो तो कुछ भी होगा, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये नोट को समझिए, कह रहा है कि दुनिया में V2, अब जैसे मैंने कहा कि V2, V3, V4 न सिंगुलर न प्लूरल, लेकिन वाज और वर, ध्यान रखिएगा, वाज और वर ये एक ऐसा वर्ब है जो V2 के स्टडी में आता है, और यह इस रूल पे थोड़ा दाग लगा दिया कि यह सिंगुलर प्लूरल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाज होता है सिंगुलर और वर होता है वेयर प्लूरल, समझ रहे हैं। ये दोनों है क्या, V2, ये दोनों है क्या मित्रों, ये दोनों V2 है। तो वही कह रहा है कि दुनिया में V2 के अंतर्गत आने वाला केवल वाज और वर एक ऐसा वर्ब है जो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, बाकी दुनिया का कोई भी V2 न तो सिंगुलर होता है न तो प्लूरल होता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है। एक वर्ब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो छठा मैंने तो पहले बता दिया था, अब सातवां और आखिरी देख लीजिए। कह रहा है कि V1 हमेशा प्लूरल तथा V5 हमेशा सिंगुलर, लेकिन V2 और V3 और V4 नो सिंगुलर ने प्लूरल। इसको अभी जस्ट समझाया है, समझ आए ना। चलिए, तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि इस लेक्चर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, वर्ब की इस बेसिक जानकारी को जितना मैंने इसमें दिया है, तो मैं आशा नहीं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी इंग्लिश बेहद अच्छी हो जाएगी और आप इंग्लिश के बहुत करीब चले जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।